नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आयुष कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लॉन्च कर रहे हैं नया बैच एचसीएस से रिलेटेड ऑनलाइन बैच है। ये 2 दिसंबर 2020 से ये स्टार्ट होगा। जैसा आप जानते हैं कि एचसीएस का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, अगले महीने आ सकता है, उससे अगले महीने आ सकता है, मार्च तक आ सकता है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। 2017 के बाद में 2017 वाला एग्ज़ाम था, वो 2018 में हुआ था। उसके बाद 2019-2020, तो ऑब्वियसली क्या है कि इतना समय होने के बाद में और काफ़ी वैकेंसी एचसीएस की खाली है, तो नोटिफिकेशन आना लाजमी है। लेकिन स्टूडेंट्स का काम ये है कि क्या उनकी तैयारी है। तो बहुत सारे बच्चों की तो तैयारी है, क्योंकि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एचसीएस की ऑलरेडी तैयारी कर रहा है, या जिसने एचसीएस का मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था, वो लोग भी होंगे शामिल। और वैकेंसी आमतौर पर कितनी होती है? 100 से 150 के बीच में होती है वैकेंसी। तो इतनी कम पोस्ट के लिए जब ये कंपटीशन ज्यादा होगा, आपका काम क्या है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपके हथियार, जब भी लड़ाई हो, आपके हथियार है वो तैयार होने चाहिए। तो क्या आपके हथियार तैयार हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको अलग से कोई ज्वाइनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके हथियार तैयार नहीं है, मतलब आपकी तैयारी नहीं है, या आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक आपको रास्ता चाहिए जो आपकी तैयारी को बेटर बना सके और आपको रेगुलरिटी ला सके। आपके सामने कंटेंट हो, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। सेल्फ मोटिवेटेड होना भी जरूरी है। तो जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो फिर एचसीएस की उनको तैयारी करनी चाहिए। आपका एक दिमाग में एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि मुझे एचसीएस ऑफिसर बनना है और या आईएएस ऑफिसर बनना है। इसके लिए मुझे रिगरस स्टडी करनी पड़ेगी, लगातार मुझे कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी। ये पेशेंस और कंटिन्यूटी का ही गेम है। चलो चलते हैं कि मैं पूरी जानकारी दूंगा। इस प्रेजेंटेशन में मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है, ये कितनी स्टेजेस में एग्जाम होता है, पूरी जानकारी मैं इस प्रेजेंटेशन में दूंगा। और आपको और भी गाइडेंस अगर लेनी है किसी भी टॉपिक पे, आपको कोई सिलेबस जानना है, सब कुछ यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। आपको करना क्या है? baljeetdhaka.com, यहाँ इस वेबसाइट पे जाना है। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एचसीएस नजर आएगा, उसमें बहुत सारे आर्टिकल नजर आएंगे। या आप यहाँ पे जाकर और सर्च में बटन दबा सकते हैं, आपको वहां पे भी कंटेंट मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। और पूरी जानकारी लेना किसी भी लड़ाई से पहले, किसी भी जंग से पहले आपको उसके बारे में समझना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इस तरह की चीजें आपको मिलेगी, जैसे कि आप एज से रिलेटेड इश्यू है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इश्यू है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, बहुत सारी चीजें। अगर कोई आप फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, अगर डीएसपी बनना चाहते हैं तो डीएसपी के लिए कितना हाइट वगैरह चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होता है, और कितनी एज वगैरह होती है, क्योंकि इसकी एज थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीजें आप वहां पे जाकर हमारी वेबसाइट पे baljeetdhaka.com पे देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें डालने वाले हैं। तो आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी और दूसरे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हर तरह की जानकारी इस वेबसाइट पे मिलने वाली है। बहुत सारी बड़ी टीम लगाई हुई है इसके पीछे, जिससे कि वो आर्टिकल वगैरह लिखते रहे। तो ये वाली जो चीजें हैं, जो आप जानना चाहते हैं, जैसे कि जीएस का पेपर कैसे आता है मेंस का, या हिंदी का पेपर कैसे आता है मेंस का, या इंग्लिश का पेपर कैसे आता है मेंस का, या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो किस तरह का पेपर आता है, क्या वो पूरी जानकारी आपको इस तरह की चीजों में मिलेगी। जैसे सी सेट है, तो सी सेट में क्या आता है? हालांकि सी सेट अभी क्वालिफाइंग है, इसके नंबर काउंट नहीं होने वाले हैं सी सेट में, प्रीलिम्स में, लेकिन ये क्वालिफाई करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो ये एचसीएस की किताबों से रिलेटेड, प्योर वीडियो किताबों से बनाया हुआ है। आपको बहुत सारी किताबें भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यूपीएससी के बच्चे इसमें देंगे, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देंगे, एचसीएस वाले भी देंगे, और भी जो टीचिंग फील्ड से है वो भी देंगे। तो ऐसे करके कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है। आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, और जीएस होती है, वास्ट होती है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं आपका पढ़ा हुआ हो। एचएस उसके अलावा क्या है कि आप इसमें जान सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे हिस्ट्री का पेपर है या बाकी सिलेबस वगैरह, सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो ये आपको मैंने बताया कि आपको क्या क्या गाइडेंस कहाँ कहाँ पे मिल सकती है। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, हो सकता है थोड़ा बहुत देर हो गई हो उनको, क्योंकि सिलेबस कवर करने में लगभग 6 महीने लग जाता है। अब हो सकता है 6 महीने में वो, कुछ बच्चे हो सकते हैं 6 महीने में भी इतना पिकअप नहीं कर पाए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 महीने में भी पूरा सिलेबस कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये आता है
कि क्या उसने इतने एमसीक्यू कर लिए क्या। जब तक कि आप एमसीक्यू बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तो आपके सामने चैलेंज आते रहेंगे। तो 2 महीने में तो बहुत ब्रिलियंट चाहिए और उसके कहीं कहीं पहले कोई कंपटीशन का एग्जाम क्रैक होना चाहिए, वो वाले बच्चे कर सकते हैं, वरना कम से कम 5-6 महीने तो आपको लगेगा। पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरी पॉलिटी पढ़नी है, पूरी साइंस पढ़नी है, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पूरी करंट अफेयर्स का भी आपको ध्यान में रखना है, फिर मेंस पर्सपेक्टिव भी देखना है, इंग्लिश भी पढ़नी है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है। अगर आप एक एक महीना भी लगाए तो भी तो 7-8 महीने हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप नोटिफिकेशन का वेट करने के बजाय आपको अपनी तैयारी का तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि जब भी नोटिफिकेशन आए आपके हथियार बिल्कुल तैयार होने चाहिए। जब भी जंग छिड़े आप मैदान पे तुरंत कूद जाएं। ये नहीं कि जंग छिड़ चुकी है और अब आपको देखना है कि हथियार कौन से बनाने हैं, या फैक्ट्री, अब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, बम बना रहे हैं, तो बम बनाना, फैक्ट्री बनाना, वो लड़ाई हार चुके हैं आप पहले ही। दोज हु स्टार्ट अर्ली दे ऑलवेज हैव एडवांटेज। ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, वो ज्यादा चांसेस है रिवीजन करने के, वो टाइम को बेटर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई वर्किंग है, एचएस का एग्जाम बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वर्किंग है वो देते हैं। कोई टीचर होता है, कोई बैंक में काम कर रहा होता है, कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है। तो ये जो टाइम होता है, एक किसी के पास में 4 या 5 घंटे के आसपास होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं, 50% से कम ही होते हैं बल्कि इनफैक्ट, वो जो कि 24 घंटे इसी पे डेडिकेट कर सकते हैं। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपको कम से कम 5-6 घंटे तो निकालने पड़ेंगे अगर आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, लेकिन इतना तो टाइम चाहिए। मोर टाइम टू कवर सिलेबस, मोर प्रैक्टिस। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ज्यादा समय हो जाता है चीजों को बेटर ढंग से मैनेज करने का। अब देखते हैं कि ये एग्जाम है क्यों। हरियाणा का अगर सबसे बड़ी जॉब लगनी है, आपको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तहसीलदार बनना है, तो ये जो बड़ी बड़ी जॉब होती है, और उसके बाद में क्या है, प्रमोशन से आईएएस बन जाते हैं। 33% जो प्रमोशन होती है आईएएस का, जो वैकेंसी होती है वो प्रमोशन से भरी जाती है, जो स्टेट पीसीसी होते हैं उससे, जैसे कि एचसीएस वगैरह वो जाते हैं फिर सीनियर होने के बाद में। तो जो हरियाणा सिविल सर्विसेज है, इसका एग्जाम एचपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इस एग्जाम के लिए कोई भी तैयारी कर सकता है, वो बीटेक हो, बीए हो, कोर्सपोंडेंस किया हो किसने, उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है ये मैटर नहीं करता है, आपके 33% है या किसी की 90% है, ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप एलिजिबल हैं। 21 से 42 साल की एज जनरल कैटेगरी में, बाकी जैसे 3 साल 5 साल रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल आपका हरियाणा का है, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी। इस एग्जाम को बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो हरियाणा वालों को मिलेगी। जैसे राजस्थान का है, हरियाणा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन होती है उस स्टेट में वो हरियाणा वालों को नहीं मिलती है, राजस्थान वालों को ही मिलती है। तो ऐसे ही हरियाणा में हरियाणा वालों को मिलेगी, यूपी में यूपी वालों को मिलेगी। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान में रख लेना। लेकिन एज इसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो कोई 35 साल का, 37 साल का, इसमें एवरेज एज भी काफी हो जाती है। जैसे 31, 32, 33, 34 साल के आमतौर पर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि क्वालिफाई करते हैं एग्जाम। तो और नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, जहां तक सवाल है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी ये एग्जाम दे सकते हैं। मान लो क्या है कि अभी आज आप तैयारी करते हैं स्टार्ट, और इस बार आपका नहीं हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप अगली बार भी दे सकते हैं, आप आरएस का भी दे सकते हैं, आप यूपीपीसीएस का भी दे सकते हैं। आज के टाइम में यूपीपीसीएस के एग्जाम, मतलब यूपी के जो एसडीएम वगैरह होते हैं, हरियाणा के वाले काफी ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, मैंने आपको बताया कि कितने भी दे सकते हैं। यूपीएससी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम दिया, बाद में स्टार्ट की तैयारी, 32 साल एज हो चुकी है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, इसके बाद एग्जाम नहीं दे सकते। तो उसके सामने जो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, उसके सामने ये बेस्ट ऑप्शन है कि उसकी तैयारी तो है ही, अब थोड़ी सी और पॉलिश करनी है उसकी अपनी तैयारी को, और वो एचएस का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ उम्र है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। एग्जाम व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे एग्जाम होता है, ये एग्जाम हरियाणा में ही होता है। क्या ये एग्जाम हर साल होता है? आमतौर पे बहुत सारे स्टेट सर्विसेज है, जैसे कि बिहार है, यूपी है, या फिर उड़ीसा है, वहां पे अब हर साल होने लग गए। लेकिन हरियाणा में अभी तक कुछ एग्जाम है वो पटरी पे आए थे, लेकिन कोविड की वजह से इधर उधर हुआ है, वरना सरकार की पॉलिसी है कि एग्जाम को हर साल करवाया जाए।
जैसे कि एस्टेट का एग्जाम है वो हर साल होता है, अब भी कोविड है उसके बावजूद भी एस्टेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि हरियाणा की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जेबीटी वगैरह टीचर होते हैं उनके लिए एग्जाम होता है। तो वैसे ही 2017 का जो नोटिफिकेशन था 2018 में एग्जाम हुआ, 2019-20 तो 20 खत्म होने को है, तो ऑब्वियसली क्या है बहुत नजदीक है नोटिफिकेशन, आपको इस पे लग जाना चाहिए हर हालत में। 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, 1 साल के आसपास ये प्रोसेस चलता है, 1 साल से भी थोड़ा लंबा समय लग सकता है। तो पहला जो प्रीलिम्स का स्टेज होती है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके 2-3 महीने के बाद में ये एग्जाम हो जाता है प्रीलिम्स वाला। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह ना हो सकता है कोर्ट केस करने वाले काफी लोग होते हैं, अपना अपना फायदा देखते हैं, तो आमतौर पर ये देखा गया है कि आजकल कोर्ट केस ज्यादा टिक नहीं रहे हैं। हरियाणा के जहां तक सवाल है, तो कोई रिजल्ट निकालना हो या सरकार अच्छे ढंग से अपने आप को पेश कर रही है वहां पे, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग का मतलब कि इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, मेरिट होगी, नंबर काउंट नहीं होंगे। और जो 200 नंबर का टेस्ट होगा, आगे जिक्र करूंगा मैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, कितने नंबर का होता है, किस तरह क्वेश्चन होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी स्टेज होती है मेंस की, ये मेरिट पर्पज के लिए होता है, और ये सबसे ज्यादा मेंस जैसे नाम इंडिकेट करता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 600 नंबर का टेस्ट होता है और इंटरव्यू होते हैं 75 नंबर का। तो जिस बच्चे का इंटरव्यू में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता। पिछली बार क्या है 38 से लेकर, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है कि कितनी रेंज है इंटरव्यू की, एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो जरूर देखना चाहिए आपको, कि इंटरव्यू में सिर्फ 10-11 नंबर का फर्क हो सकता है 75 में। जो टॉपर है 53 नंबर मिले हैं और जो बॉटम वाला है उसको 38, तो वो आप जरूर देख लीजिए। मोस्टली क्या है 43-45 के रेंज में नंबर आए। इंटरव्यू है वो क्या था 75 नंबर का होगा और मेंस 600 का होगा। इन दोनों को जोड़कर आखिर में मेरिट बनती है। तो मेंस इसलिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जीएस, क्योंकि जीएस का लिंक जरूर हो जाता है हिंदी और इंग्लिश के पेपर के साथ में, जो कि मेरिट में काउंट होते हैं। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, मतलब कि शुरुआती स्टेज है, फर्स्ट स्टेज होती है प्रीलिम्स का, जिसमें जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं या उस लेवल को नहीं अख्तियार करते उनको बाहर करना होता है। तो लगभग 1.5 लाख के आसपास अप्लाई करते हैं, और 1.5 लाख में से जो प्रीलिम्स से मेंस में आते हैं वो कितने होंगे, वो जितनी वैकेंसी होती है, जैसे कि अगर मान लो 150 वैकेंसी है तो उसका 15 गुना मतलब 2250, तो 2250 कैंडिडेट ही मेंस में जाएंगे। मुद्दा यहाँ पे आता है कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि 2250 है वो आपको असल में सीरियसनेस वहां पे पता चलती है। मेजोरिटी लोग तो नॉन सीरियस ही होते हैं। 1.5 लाख में से जो ढंग से तैयारी कर रहे होंगे वो 10,000 है। अब 10,000 में 2,000-2,500 में आपको आना है, तो कम से कम पहले 10,000 में तो आया जाए। तो 10,000 में आने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना क्या है कि आप 10,000 में कभी नहीं आएंगे, 1.5 लाख में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप कैंडिडेट वो एस्पिरेंट नहीं है एचसीएस के, क्या है आप एप्लीकेंट है, आपका काम फॉर्म भरना है, आपकी तैयारी करना नहीं है, आप कैंडिडेट हो ही नहीं, एस्पिरेंट हो ही नहीं, आपका टारगेट ही नहीं है कि एचसीएस बनना है। क्या है आपका टारगेट कि वो जो 1100 रुपए का फॉर्म होता है या 1000 का, जितने का भी होता है, 1100 होता है आमतौर पे, वो 1100 रुपए आप फॉर्म पे खर्च करना चाहते हैं बस, और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जनरल स्टडी है उसका पेपर में क्या होगा, उसमें हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। ये कहाँ तक की हिस्ट्री होती है, क्या एमए तक की होती है या ग्रेजुएशन तक की होती है? आमतौर पे +2 तक की चीजें होती है। साइंस 10वीं तक की होती है, थोड़ा बहुत 11वीं-12वीं आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी चीज इसमें नहीं होती। हिस्ट्री आपको करनी है, ज्योग्राफी करनी है, इंडियन पॉलिटी करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस जीके। मिसलेनियस जीके का मतलब हो गया जैसे कि स्पेस साइंस हो गई, किताबें हो गई, ठीक है, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। करंट अफेयर्स है और हरियाणा जीके। हरियाणा जीके एचएस में ज्यादा नहीं आता, लेकिन जो एचएसएससी के एग्जाम होते हैं जैसे ग्राम सचिव है या एसआई पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उस तरह के एग्जाम में थोड़ी ज्यादा आती है। एचएस में मेंस में तो आती नहीं है हरियाणा जीके। और जो दूसरे राज्य हैं वहां पे भी जो पर्टिकुलर स्टेट की जीके है वो आजकल कम ही आ रही है, जैसे यूपी है उसमें न के बराबर ही आ रही है। तो आपका काम क्या है, आपका टास्क ये है कि जो मेन जीके है वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, और हरियाणा जीके तो आप एक वीक में ही कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अखबार वगैरह पढ़ना, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि मेमोरी आपकी तभी चलती है जब कोई चीज बार बार पढ़ते हैं, वरना इसको भी आप कर सकते हैं कम समय में। सी सेट है अर्थमेटिक, एडवांस मैथमेटिक,
वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को आप रीजनिंग में ही चाहें तो काउंट कर सकते हैं। तो 3 चीजें आ गई हैं मेन यहाँ पे, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा कर सकते हैं, या जिन्होंने थोड़ी पहले तैयारी की किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, क्योंकि ज्यादातर में कॉम्प्रिहेंशन आता ही है। तो वहां पे कॉम्प्रिहेंशन है वो लगभग 50% का 40% आ जाता है। तो 40% में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है ये। हो सकता है सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के दम पे भी आप 33% ले लें, जो कि क्वालिफाइंग है। वरना जिसने मैथ किया है या रीजनिंग की है, कम से कम उसको 50% मैथ और 50% रीजनिंग जरूर आ जानी चाहिए। जिसको मुश्किल लगता है कोई टॉपिक, वो छोड़ सकता है, क्योंकि क्वालिफाइंग है। लेकिन ये जरूर है कि एक बार आप इसकी ठीक से तैयारी करें, क्योंकि कई लोग इसको इतना लाइटली ले लेते हैं। जैसे कि यूपीएससी में हमने देखने को मिलता है, कई 120-25 नंबर जीएस में ले आते हैं और वो सी सेट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सी सेट के प्रति वो ओवर कॉन्फिडेंट थे या इग्नोरेंट थे, दोनों एक ही बात है। कॉमन मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स, आमतौर पे कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं? एक तो क्या है कि समय पे स्टार्ट नहीं करते, ये प्रॉब्लम इंडियन की हमेशा होती है। वो आखिरी मौके पे सब कुछ हड़बड़ी में करना चाहते हैं, आखिरी के 1 वीक में सब कुछ करना चाहते हैं, पहले कोई तैयारी नहीं, जबकि वो खाली बैठे हैं। हो सकता है कुछ कर भी नहीं रहे हो सकता है कोई लड़की हाउसवाइफ हो, कुछ भी नहीं कर रही हो इसके अलावा, या कोई जॉब भी कर रहा है तो 5 बजे 6 बजे ऑफिस से आ जाता है, उसके बाद में लूडो खेलता है या कुछ और, आजकल बहुत शो आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टिव करना है, आपका ड्रीम है कोई बड़ा ऑफिसर बनना, तो ऑब्वियसली क्या है कि आपको टाइम का सदुपयोग करना पड़ेगा, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फोकसिंग ओनली इजी थिंग्स एंड टू मच फोकस ऑन हरियाणा जीके। आसान आसान चीजें कर लो, हरियाणा जीके कर लो, एचएस बन जाओगे क्यों हरियाणा में। ये जो फिलोसफी है ना, ये आपके लिए जहर है, आप इसको निकाल दो दिमाग से, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको आसान चीजें करने वाले तो आपको 1.5 लाख में से 1 लाख मिल जाएंगे, लेकिन वो कंपटीशन में नहीं है, तो पहले कंपटीशन में आ जाइए। नोट अंडरस्टैंडिंग हु इज द रियल कॉम्पिटिटर। ये रियल कॉम्पिटिटर का मतलब क्या है कि जो यूपीएससी के इंटरव्यू भी देकर आया है, मेंस भी देकर आया है, एचएस का मेंस भी दिया है, आरएस का मेंस भी दिया है, आरएस का इंटरव्यू भी दिया है, एचएस का इंटरव्यू दिया है, फाइनल में कहीं नहीं हुआ, तो वो एक्चुअल में 0 था। अब उसके सामने एक एग्जाम आया है जहां पे कि वो अपना जलवा दिखा सकता है, मतलब अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे कामयाब हो सकता है ना हो, लेकिन वो असल में कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा वो भी स्ट्रांग है जो सीजीएल वगैरह, एसएससी वगैरह की सीजीएल की तैयारी करते हैं और जिनका जीके में जीके में रुझान है। तो वो लड़के क्या होते हैं, ये वो जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़े माइंड से शार्प होते हैं, तेज होते हैं, वो कम समय में बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना, वो भी एक रियल कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा जो वर्किंग है, वर्किंग कौन होगा? जो एबिलिटी रखता होगा वही तो वर्किंग होगा। और जो वर्किंग होते हैं, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई कहीं पे, तो वो लोग भी बड़ा मैनेजमेंट ढंग से करते हैं और बहुत शार्प होते हैं। तो और डॉक्टर वगैरह हो गए जिनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, चाहे तो वो 1 हफ्ते में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो वो लोग रियल में कॉम्पिटिटर है। और जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर आगे बढ़ने का जुनून है, लेकिन वो वैसे एवरेज है, पढ़ाई में एवरेज है लेकिन जुनून है, तो वो जुनून उनको काफी आगे निकाल सकता है। मतलब हर इंसान का एक अलग अलग एट्रीब्यूट होगा, कोई जुनूनी है, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई हार्ड वर्किंग है, कोई कंसिस्टेंट है। तो ये सारे अलग अलग जो प्रॉपर्टी, अलग अलग फीचर बनते हैं, वो आपको सफलता की डायरेक्शन में ले जाते हैं। एक फीचर से सफलता नहीं मिलेगी, 2-3 फीचर कम से कम होना जरूरी है। नो डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस में भी जीके आती है, प्रीलिम्स में भी जीके आती है, अखबार में भी जीके है, हिंदी का पेपर है उसमें भी लगभग जीके है, और जो इंग्लिश का पेपर है उसमें भी जीके है, ऑप्शनल में भी है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, इंटीग्रेट करना है। नोट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सी सेट। भाई क्वालिफाइंग है, लेकिन ये नहीं है कि आपको देना ही नहीं है एग्जाम। क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं? ये भी एक चैलेंज होगा। नॉट एबल टू मेक डेली शेड्यूल, आपको रेगुलरिटी बनाना जरूरी होता है। ये कोई 10वीं 12वीं तक की चीजें, कोई ग्रेट चीज तो है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है ये कि आपको कोई आविष्कार करना है, लेकिन रेगुलरिटी बनाना भी कोई आविष्कार से कम नहीं है। तो शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कोर्ट केसेस, इसमें बच्चे उलझ कर रह जाते हैं। टू मच फोकस ऑन हिंदी मीडियम एंड नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये भी एक बड़ी बीमारी है।
बहुत सारे बच्चों के, कि वो इंग्लिश से नफरत करते हैं। ऑफिसर बनना चाहेंगे, बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं सीखना चाहते। और ये क्या है, 3 महीने में कोई इंसान बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकता है। ये 3 महीने इंग्लिश सीखने के लिए नहीं, इंग्लिश को गालियां देने के लिए 3 महीने उनके पास है। तो ऐसे भी हैं लोग जिनका कुछ नहीं हो सकता। यूपीएससी में बहुत देते हैं इस तरह के लोग एग्जाम, रिजल्ट क्या अल्टीमेटली, वो कोचिंगों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो है। रीजन क्या है कि उनका एप्टीट्यूड है ना, नफरत वाला है इंग्लिश के प्रति। आपको इंग्लिश आनी जरूरी है अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो। और ये 3 महीने में सीखी जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी लैंग्वेज है और आसान लैंग्वेज है, हिंदी से काफी आसान है। तो ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए। जनरल स्टडी है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीलिम्स में क्या क्या आता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जिसको जनरल स्टडी बोलते हैं, दूसरा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड। 100 नंबर के, 200 नंबर के पेपर होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक मार्क करना है ओएमआर शीट पे। एक शीट दी जाएगी ओएमआर, इसमें कि आपको गोले भरने हैं। हिंदी में भी एग्जाम होता है और इंग्लिश में भी होता है। 2 घंटे का पेपर होते हैं, जनरल स्टडी वाला भी और सी सेट वाला भी। सी सेट में 2 घंटे आपको थोड़ा कम नजर आएगा, मतलब इसमें स्पीड चाहिए। जीएस में कोई ऐसा स्पीड मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पेपर भी नहीं होता, इतने लंबी लंबी स्टेटमेंट भी नहीं होती है आम अभी तक, तो टाइम इतना बड़ा मुद्दा वहां तो नहीं है। लेकिन सी सेट में क्योंकि मैथ होता है, तो पता चला आप एक ही क्वेश्चन में अटक कर खड़े हो गए, और आपने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की तो आपको पता नहीं था कि ये क्वेश्चन छोड़ना था। हर क्वेश्चन नहीं करना होता, आपको ये पता ज्यादा होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड। जैसे यूपीएससी में 1/3 होता है, यहाँ पे 1/4 है, मतलब 0.25 मार्क है, जो कि नेगेटिव। अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका कुछ नहीं होगा। तो अटेम्प्ट न करना भी नंबर कमाना हो सकता है। एचएस मेंस न्यू पैटर्न। ये न्यू पैटर्न क्यों बोल रहा हूं मैं, आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो पुराना आर्टिकल किसी ने लिखा होगा। आप कोई किसी से पूछेंगे तो हो सकता है उसको जानकारी न हो, लेकिन जो एक्चुअल में अभी एक ऑप्शन पेपर हुआ है और जनरल स्टडी है उसके 2 है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको जो ऑफिशियल लिंक है जहां से कि ये पता चला है ऑप्शनल पेपर 1 होगा या 2 होगा, उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, जिससे कि आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो सिलेबस चेंज वगैरह है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे, जैसे मैंने बताया था आर्टिकल देखना आपको, वो आपको पता चलेगा। जब कैबिनेट की कोई मीटिंग होती है, उसमें फैसला होता है, तो मैं नहीं करता, वो कैबिनेट या सरकार फैसला कर रही है। हिंदी 100 मार्क्स की है और इंग्लिश 100 मार्क्स की। ये हिंदी 100 और इंग्लिश 100 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई लोग क्या होते हैं कि अंग्रेज तो बन जाएंगे, लेकिन वो हिंदी में 100 नंबर आते हैं और 100 नंबर पे गंभीरता से नहीं लेंगे, और यहाँ तक कि फेल भी हो जाते हैं। तो उस इतना अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। आपको हिंदी भी आनी चाहिए, अंग्रेजी तो आनी चाहिए, लेकिन हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि आप हरियाणा पेपर दे रहे हैं और यहाँ पे कंपलसरी है वो। तो 100 नंबर को गंभीरता से ले, क्योंकि एक एक नंबर जब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई 10-20 नंबर का डिफरेंस अगर यहाँ पे आपसे कोई आगे निकल गया, और जनरल स्टडी में भी उसने कर दिया, क्योंकि ये कोई जरूरी थोड़ी है जिसकी हिंदी अच्छी होगी उसकी इंग्लिश खराब होगी। आमतौर पर क्या, जिसकी हिंदी अच्छी होगी इंग्लिश भी अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी होगी हिंदी भी अच्छी हो सकती है। तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, मेरा मकसद यहाँ भी है कि ये आपका वीक पॉइंट न बनने दें इसको। जनरल स्टडी है, 200 नंबर की होगी, पहले जैसे 100 नंबर की आती थी, अब 200 नंबर की आएगी। तो अगर आप देखें तो ये 4 जो ऊपर वाले पेपर नजर आ रहे हैं, ये जो 4 ऊपर वाले पेपर, ये सॉरी 3 पेपर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जीएस का रोल ही है, बहुत ज्यादा जीएस का। क्योंकि यहाँ पे क्यों रोल बता रहा हूं मैं, एसए लिखना है यहाँ पे, तो एसए में क्या चाहिए आपको, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए ना। सिर्फ हिंदी जानना, मात्रा जानना काफी नहीं है। यहाँ पे मात्रा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि जीएस का वो ऐसे लिख देना। 30 नंबर का जब ऐसे आएगा 100 में से, तो आपका मेन चीज तो यही होगी। तो रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शनल में भी अगर आप मान लो हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेते हैं, तो जनरल स्टडी में भी हिस्ट्री पढ़ी आपने, उसमें भी हिस्ट्री पढ़ी। ज्योग्राफी ले लेते हैं, वहां पे भी जगह हिस्ट्री पढ़ी और यहाँ पे भी पढ़ी। तो जनरल स्टडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस क्रिएट एक्चुअल में यही करता है। ये एक लिस्ट है, इसके अलावा कुछ एक और एग्जाम और भी दी है, वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी। कुछ एग्जाम कुछ पेपर और भी है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, इस तरह के पेपर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं। एक सब्जेक्ट लेना है आपको, बहुत सारी लिस्ट होती है, जो आप सोचेंगे वही मिल जाएगी। कोई जरूरी नहीं आपने ग्रेजुएशन में मान लो हिस्ट्री की है
तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस की होती है, वो ज्योग्राफी ले लेते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन के साथ में लिखनी है, कोई भी आपको ठीक लगे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर क्वालिफाई करते हैं। ज्योग्राफी, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किन किताबों का पढ़ना चाहिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। दो तरीके, एक तो क्या है कि आप एक्सपर्ट की कोचिंग की मदद ले सकते हैं, प्रोफेशनल मदद, जिससे कि आपका टाइम खराब न हो और आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए और वहां पे कंटेंट मिल जाए और आपको दिक्कत ना हो। दूसरा क्या तरीका है, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कीजिए, पैसे भी इन्वेस्ट कीजिए और आप सेल्फ स्टडी कीजिए। तो बात एक ही पड़ती है, बल्कि इनफैक्ट क्या है कि प्रोफेशनल कोचिंग है वो सस्ती पड़ती है। एग्जाम्पल आप सिंपल समझ सकते हैं कि आप बाल अपने सिर के खुद भी काट सकते हैं और आप सैलून में जाकर नाई की दुकान पे वहां पे कटवा सकते हैं। तो क्या आप खुद काटते हैं, जबकि वो तो सस्ता सा, आप तो और भी पैसे बचा सकते थे वहां पे। तो वहां पे आपको लगा पैसे बचाने इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जहां पे वहां पे कटवा लीजिए, 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए लगेंगे, ठीक है। या और भी कपड़े सिलवाने हैं कि आप सारे कपड़े खुद सिलते हैं, तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि आपको जो काम कोचिंग सेंटर का है उसको कोचिंग सेंटर को करने दीजिए। आपका काम पढ़ाई है, रिसर्च नहीं है। उनका क्या काम है, आपको रिसर्च करके कंटेंट प्रिपेयर करके आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपको क्विज दे रहे हैं, आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं, वो आप इस्तेमाल कीजिए, न कि आप खुद वीडियो बना रहे हैं और खुद ही आप पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी, चौथी क्लास से लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ये सारे लोग पढ़ते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो आपको भी पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री है एंशियंट आर एस शर्मा, मिडेवल इंडिया सतीश शर्मा, मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, एनआईएस गवर्नमेंट वेबसाइट। इकोनॉमिक्स है 9वीं से 12वीं, 9वीं 10वीं में ज्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टॉपिक अगर कोई आपको नजर आए तो वो आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी रमेश सिंह, संजीव वर्मा, इकोनॉमिक्स सर्वे, बजट आप जरूर देख लीजिए। इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं, लक्ष्मीकांत, डी बसु और पीआरएस, ये इंडियन पॉलिटी में आप देख सकते हैं। जनरल साइंस 10वीं तक की एनसीईआरटी तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 12वीं क्लास के कुछ अप्लाइड टाइप के टॉपिक होते हैं, वो आप देख सकते हैं। और जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं अलग अलग, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, उनके आपको जितने एमसीक्यू आप कर सकें उतने कम है। एमसीक्यू सबसे ज्यादा आपको दिशा देते हैं, क्योंकि जो ये होता है ना, ये समझने के लिए है। आप ये मत सोचना कि आपने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली आपको एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको हिस्ट्री का पता चल गया, हिस्ट्री समझ में आ गई है और हिस्ट्री की बहुत सारी बातें पता भी चल गई, लेकिन एमसीक्यू जब आपके सामने आएगा तो दिमाग में वो चीज अचानक आपके हो सकता आई ना हो और आपने कभी गंभीरता से उसको लिया ही ना हो। तो एमसीक्यू आपका बहुत बेस है। और फ्रेंडली अराइज आपको 20,000 एमसीक्यू देता है जब ये कोर्स होता है ना, उसके साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू के अलावा 20,000 एमसीक्यू, इससे आपकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अच्छा सीसेट क्या करना है, सीसेट की कौन सी किताबें पढ़े कि कोई भी आप अर्थमेटिक की पढ़ सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल हो, मैथ और रीजनिंग की, आप इस तरह की किताब जरूर पढ़ सकते हैं, या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे एसएससी के जो किताबें होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो प्रीवियस ईयर सीसेट हैं वो आप कर सकते हैं, या किसी भी कॉम्प्रिहेंशन की किताब से आप कर सकते हैं। एसएससी में भी बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, वो भी चाहें तो कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स और टेस्ट सीरीज है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सीसेट के लिए। अब है, मैंने दो तरीके बताए, या तो आप खुद कोचिंग कर लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, वो भी कोई बुरा नहीं है, या आप सेल्फ स्टडी तो वैसे भी करनी पड़ेगी आपको, प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, आपको शेड्यूल बनाएंगे, आपको गाइडेंस देंगे और आपको टेस्ट सीरीज, क्विज, ये सारी चीजें कराएंगे। आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंडली अराइज का कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या है कि जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कम आएगी आपकी कोचिंग से, वरना आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। एक तो टाइम वेस्टेज होता है और दूसरा क्या है कि उनको खरीदनी पड़ती है इतनी किताबें, 50 किताबें बन जाएंगी आपके सामने। सारी एनसीईआरटी आप खरीदेंगे तो कितनी एनसीईआरटी हो जाती है, वरना आपके दिमाग में ये रहेगा पता नहीं मेरे से कोई छूट तो नहीं गया हो। लेकिन जब आप ये चीजें करते हैं तो ये हमारा काम हो जाता है आपको सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये सारी वीडियो, हर टॉपिक का वीडियो, डे वाइज प्रोग्राम, हर टॉपिक का पीडीएफ, हर टॉपिक का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पीडीएफ सॉल्यूशन एमसीक्यू का,
ये सारी चीज़ें, इसके अलावा 20,000 MCQ टेस्ट सीरीज भी है, 20 टेस्ट। और बहुत जल्दी हम लोग एक टेस्ट सीरीज का अलग से प्रोग्राम ला रहे हैं, 2-3 दिन में मैं लॉन्च करूंगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड है, तो वो भी ये लोग वो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 25,000 रुपये फीस है, लेकिन अभी डिस्काउंट है तो 12,500 रुपये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट कवरेज होगी, जनरल स्टडी, प्रीलिम्स से रिलेटेड, CSET, मेंस का पूरा कोर्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, जनरल स्टडी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। तो आप देखेंगे बहुत ही किफायती और सस्ता प्रोग्राम है। अगर आप टुकड़ों में भी करना चाहेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। इस तरह से आपको शेड्यूल मिलेगा, जैसे आपके सामने दिया हुआ है, इस तरह से आपको शेड्यूल मिलेगा, जैसे कि 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, इस तरह से आपके सामने नजर आएगा। तो उसमें क्या लिखा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इंडियन पॉलिटी 3 सब्जेक्ट आमतौर पे एक साथ चलते हैं, 3 या 4, ठीक है। तो जैसे ज्योग्राफी चल रही है, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी और फिजिक्स। ये जब सिलेबस आप कर लेंगे पूरा, तो जैसे कई बार क्या होता है कि हालांकि नायब तहसीलदार का हो सकता है इस बार HIS मेंस में इंक्लूड, HIS के एग्जाम में इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन कुछ एक एग्जाम होते हैं जैसे UPSC, EPFO, उसमें कुछ पोर्शन, बहुत ज़्यादा पोर्शन है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। UPSC के एग्जाम में आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी डिटेल में करवाया है, तो वो आप जरूर कर सकते हैं। कोई दूसरा एग्जाम देना, RS का एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें बहुत सारा कोर्स इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या कैसे होता है, जैसे इंडियन पॉलिटी, ये PDF आपको मिलेगा, आप वीडियो होगा साथ में इसी PDF का, फिर डेली टेस्ट होगा और टेस्ट का सॉल्यूशन होगा और उसका वीडियो होगा। ऐसे करके आपको हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा ऐसे करके, और ये लगभग 6 महीने में आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। ज्वाइन कैसे करना, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाना है baljeetdhaka.com। वहां पे जाने के बाद में इस पेज पे जाना है आपको, प्रोडक्ट वाले पे, या हो सकता है आपका यही खुले, और आपको ये वाला कोर्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको सबसे सस्ता भी पड़ेगा और सारी चीजें इंक्लूड है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है। बात सस्ते की नहीं, बात है कॉम्प्रिहेंसिव की। कुछ बच्चे कोर्स से रिलेटेड बड़े घबराते हैं। भाई अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको कुछ चीजें इन्वेस्ट करनी है। अगर आपको किताब लेने चाहते हैं तो वो थोड़ी है कि आप सस्ती से सस्ती किताब लेने की कोशिश करेंगे, या वो किताब जो आपको काम आए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ऑफिसर बन रहे हैं, थोड़ा दिमाग और बड़े दिमाग के, बड़े दिल के बनो। कोर्स तो आती है, लेकिन ये बहुत ही कम, अगर आप इसका पूरा देखेंगे तो आपको ज्वाइन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि आपको इस तरह से नजर आएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ऐसे नजर आएगा, ऐड टू कार्ड में जाना है, और हो सकता है ऐड टू कार्ड आपको नजर भी ना आए, सीधा आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाए, वहां पे आपको पेमेंट करनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज समझना है, तो आप इस पे फोन कर सकते हैं किसी भी तरह की सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए। आप, ये व्हाट्सएप है, ये मोबाइल नंबर है। इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पे राइट साइड में लाइव चैट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वहां पे भी चीजें पूछ सकते हैं जो आपको बात करनी है, ठीक है। हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। ये ईमेल आईडी है और ये वेबसाइट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप जरूर इसमें कामयाब बने और इमीडिएटली आप तैयारी स्टार्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच।